प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। दीक्षा स्पेशल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं एनएल सोनी। आज का हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो कि हाल ही में रीट की परीक्षा देने वाले हैं। उसमें एक टॉपिक है महासागरीय जल की गतियाँ। महासागरीय जल में 3 प्रकार की गतियाँ होती है। पहली तो सिर्फ लहरें हैं, जो कि नियमित रूप से हमेशा ही सागर तट पर नजर आती है, और दूसरी है महासागरीय धाराएं, और तीसरा है ज्वार भाटा। तो आज हम ज्वार भाटे की कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ज्वार भाटा यानी टाइड्स। हालांकि ज्वार को टाइड कहा जाता है, जबकि भाटे की स्थिति को एब कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ज्वार भाटे की परिभाषा। ज्वार भाटे की परिभाषा के अनुसार सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बलों के कारण महासागरीय तल को नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे उतरने की क्रिया ज्वार भाटा कहलाती है। यानी इस डेफिनेशन को ध्यान में दें तो इसके जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, एक तो सूर्य और दूसरा चंद्रमा, इन दोनों का आकर्षण बल और इस आकर्षण बल के कारण सागरीय तल के नियमित रूप से ऊपर उठने और नीचे उतरने की क्रिया, ये ज्वार भाटा कहलाती है। जैसा कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो उसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी भी चूंकि सूर्य परिवार का हिस्सा है, तो वो सूर्य नामक तारे के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो इन दोनों के आकर्षण बलों के कारण हमारी पृथ्वी पर जो भी महासागरीय जल है, उसमें एक खिंचाव उत्पन्न होता है और पानी धीरे धीरे ऊपर उठता है और नीचे भी उतरता है। तो उस नियमित रूप से सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार कहा जाता है और नीचे उतरने को भाटा कहा जाता है। देखने में ये परिभाषा बहुत ही सहज नजर आती है। कई मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनमें यह बताने की कोशिश की गई है कि सागरीय जल का ऊपर उठना और ये सागरीय जल का नीचे उतरना, ये ऊपर उठना ज्वार बताया गया है और ये इस तरह से नीचे उतरने को भाटा कहा गया है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक लहर है जो कि ऊपर उठ रही है और वो वापस नीचे उतर रही है, पर वास्तव में ज्वार भाटा बिल्कुल अलग है। मैं अपना प्रयास करता हूं आपको समझाने का। ये एक सागर तटीय प्रदेश है, नेचुरल है। ज्वार का भाटे का अनुभव महासागरीय तट पर ही होगा, और ये सागरीय जल है। सागरीय तल स्थिर नहीं रहता है और उसमें लहरें आती जाती रहती है, परंतु यदि हम सागरीय तट पर जाकर कुछ घंटों वहां पर व्यतीत रहकर इस सागरीय जल के ऊंचे उठने का अगर अध्ययन करें, तो हम ये पाएंगे कि कुछ समय पश्चात ये जल आगे की ओर आ जाता है, फिर पुनः लहरें जाएगी। थोड़ी देर बाद में यही जल के आगे आने की क्रिया और आगे वृद्धि होगी, और इस तरीके से कुछ घंटों में हम ये पाएंगे कि सागरीय जल और ऊपर उठकर यहां तक आ जाएगा। मान लीजिए ये सागरीय जल के चढ़ने की अधिकतम सीमा है, बस यही ज्वार है। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि हम वहां पर बैठकर इस चीज को नोट करें कि सागरीय जल कहां तक अधिकतम चढ़ सकता है,
तो हम ये पाएंगे कि इससे आगे सागरीय जल का चढ़ाव नहीं हो पाता है, हम इसको ज्वार कहेंगे। पुनः कुछ समय पश्चात ये जल केवल यहीं तक चढ़ेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद अगर हम और अध्ययन करें, आधा घंटा 1 घंटे पश्चात, तो हम ये पाएंगे कि अब ये सागरीय जल केवल यहीं तक आ रहा है और वापस उतर रहा है। 1 आध घंटे बाद में हम फिर अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि अब सागरीय लहरें केवल यहाँ तक आ रही है और वापस चली जा रही है। और इस प्रकार अगर हम कुछ देर और अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि एक ऐसी स्थिति आती है जब सागरीय जल केवल यहीं तक नीचे उतरता है, इससे नीचे नहीं उतरता। बस यही सीमा भाटा कहलाती है। यानी एक निश्चित समय अंतराल के बाद सागरीय जल का अधिकतम लेवल को प्राप्त करना और उसके एक निश्चित अवधि के बाद में एक ऐसी सीमा जो उसके चढ़ाव की अंतिम सीमा हो, ये भाटा, उतार की अंतिम सीमा हो, ये भाटा कहलाती है। और इन दोनों के बीच का अंतर, यानी ज्वार और भाटे के बीच का अंतर जो है वो ज्वार परिसर कहलाता है, टाइडल रेंज। यानी कि भाटा निम्नतम सीमा और ये जो चढ़ाव है ज्वार, ये अधिकतम सीमा, और इसके बीच की ये जो दूरी है ये ज्वार परिसर है। अब जैसा कि डेफिनेशन में हमने देखा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के आकर्षण बलों का योग है। मान लीजिए ये सूर्य ये हमारी पृथ्वी और ये चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि चंद्रमा बहुत ज्यादा छोटा है और सूर्य बहुत ज्यादा बड़ा है, परंतु एक दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि भले ही सूर्य बहुत ज्यादा बड़ा है, परंतु वो चंद्रमा के मुकाबले पृथ्वी से लगभग 400 गुना ज्यादा दूर भी है। और इसीलिए चंद्रमा भले ही छोटा है, परंतु ज्वार की दृष्टि से चंद्रमा का योगदान सूर्य की अपेक्षा ज्यादा है। विद्वानों का ऐसा कहना है कि यदि सूर्य का ज्वारोत्पादक बल अगर 5 माना जाए तो चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल 11 है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल का अनुपात 5:11 है। जेनकिंसन नामक विद्वान ने यह बताया है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटे के दृष्टिकोण से सूर्य की तुलना में लगभग 2.171 गुना ज्यादा है, यानी 2 टाइम से भी ज्यादा है। और इसीलिए ज्वार के अध्ययन में सबसे पहले हम चंद्रमा का योगदान महत्वपूर्ण मानते हुए उसी के बारे में चिंतन करेंगे। ये हमारी पृथ्वी और ये चंद्रमा। अब जैसा कि चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के सागरीय तल को, सागर के जल को अपनी ओर खींचेगा। मान लीजिए ठीक सामने ये एक्स स्थान है, तो चंद्रमा अपनी पूरी ताकत से इस एक्स स्थान के जल को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि चंद्रमा के ठीक सामने जो स्थान होगा वहां पर चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक होगा। लगेगा तो यह आकर्षण बल पूरी पृथ्वी के रूप में कमोबेश कम ज्यादा रूप में,
परंतु इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा जो स्थान नियरेस्ट होगा। मान लीजिए वो या एक्स स्थान है, तो इस एक्स स्थान के सागरीय जल को चंद्रमा पूरी ताकत से अपनी ओर खींचेगा और सागरीय तल में उभार उत्पन्न होगा, उठाव उत्पन्न होगा। बस यही ज्वार प्रत्यक्ष ज्वार कहलाता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रत्यक्ष प्रभाव है। और जिस समय इस एक्स स्थान पर ज्वार आएगा, पानी का चढ़ाव उधर की ओर होगा। वही पानी जब मुक्त होगा तो इस एक्स स्थान के ठीक विपरीत पृथ्वी के वाई स्थान पर भी ज्वार आएगा। परंतु इस वाई स्थान पर आने वाले ज्वार में चंद्रमा का योगदान नहीं है, प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। योगदान तो है परंतु प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है और उस घूर्णन के कारण एक अपकेंद्रीय बल का अनुभव होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही यहां पर ज्वार उत्पन्न होता है, और इसीलिए वाई स्थान पर आने वाले ज्वार को अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। केवल चंद्रमा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल दो प्रकार के ज्वार हुए हैं। एक जिसमें चंद्रमा का प्रत्यक्ष योगदान है, वो प्रत्यक्ष ज्वार, और दूसरा उस एक्स स्थान के ठीक विपरीत वाई स्थान पर भी उसी समय ज्वार आता है और उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष ज्वार। और उस अप्रत्यक्ष ज्वार का जो मूल कारण है वो चंद्रमा नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब प्रश्न ये आता है कि एक ज्वार के बाद में अगला ज्वार कब आता है, या दो प्रत्यक्ष ज्वारों के बीच में कितना समय अंतराल होता है, या एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष ज्वार के बीच में कितना अंतराल होता है। ये हमारी पृथ्वी और सामने चंद्रमा। मान लीजिए चंद्रमा के ठीक सामने पृथ्वी का एक्स स्थान है और इस समय यहां पर प्रत्यक्ष ज्वार आया, और मान लेते हैं कि हम इस समय यहां पर बजे हैं शाम के 5, और शाम को 5 बजे इस चंद्रमा के कारण यहां पर प्रत्यक्ष ज्वार आया है। अब प्रश्न ये है कि इस एक्स स्थान पर अगला प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, और ये घूर्णन 24 घंटे में वो पूरा कर लेती है। यानी कि जिस समय पृथ्वी का एक्स स्थान घूमकर वापस यहां आ जाएगा तो उसी समय यहां पर वापस प्रत्यक्ष ज्वार आना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। लगभग 29.5 दिन में चंद्रमा पृथ्वी की एक पूर्णिमा पूरी कर लेता है, एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। वहीं पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक घूर्णन पूरा कर लेती है। यानी कि लगभग 24 घंटे में जब एक्स स्थान घूमकर वापस यहीं आ जाएगा, क्या तब चंद्रमा वहां पर ठीक सामने होगा? नहीं होगा। चूंकि चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तब तक चंद्रमा की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा और चंद्रमा कुछ आगे बढ़ जाएगा, यानी चंद्रमा की नई स्थिति ये हो जाएगी। अब इस समय चंद्रमा यहाँ न रह के यहाँ आने के कारण एक्स स्थान भले ही 24 घंटे बाद में यहाँ आ जाएगा, परंतु चंद्रमा के कारण यहाँ पर ज्वार का अनुभव नहीं होगा। और उस अनुभव के लिए यानी प्रत्यक्ष ज्वार के लिए
चंद्रमा के ठीक सामने एक्स स्थान को आना होगा, यानी कि तब ये स्थिति होगी। तब चंद्रमा यदि घूमकर यहां आएगा, तब यदि एक्स स्थान घूमकर यहां आएगा, तब चंद्रमा का आकर्षण बल उसे प्रभावित करेगा, तब वहां पर प्रत्यक्ष ज्वार का अनुभव होगा। और इसमें 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है, 52 मिनट का अतिरिक्त समय, यानी कि अगले दिन 5:52 पर साय 5:52 पर वापस वहां पर प्रत्यक्ष ज्वार आएगा। यानी कि दो प्रत्यक्ष ज्वारों के बीच में, किसी भी स्थान पर आने वाले दो प्रत्यक्ष ज्वारों के बीच में 5 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। यूं भी कह सकते हैं किन्हीं भी दो प्रत्यक्ष ज्वारों में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। एसएससी वगैरह में कई बार ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं कि यदि किसी स्थान पर सोमवार को दोपहर में 12 बजे प्रत्यक्ष ज्वार आया है, तो बुधवार को उसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा। यानी कि मंगलवार को 52 मिनट अतिरिक्त और बुधवार के पुनः 52 मिनट अतिरिक्त, यानी 104 मिनट देरी से आएगा। यानी सीधा सा मतलब ये हो गया कि 104 का मतलब 1 घंटे 44 मिनट देरी हो जाएगी वापस बुधवार के प्रत्यक्ष ज्वार में। यानी कि तब वो ज्वार उस दिन अगर 12 बजे आया है, तो वो बुधवार को 1 घंटा देरी से, यानी 1:04 पे अनुभव होगा। तो ये बात है केवल और केवल प्रत्यक्ष ज्वार के संबंध में। अब रही बात कि अगला ज्वार कब आएगा, तो ज्वार तो हमने देखा कि जब एक्स स्थान यहां होता है तब भी ज्वार आता है, परंतु वो प्रत्यक्ष ज्वार होता है। और जब एक्स स्थान घूमकर ठीक पीछे यहां पर आ जाएगा और तब वाई स्थान घूमकर यहां पर आएगा, तब यहां पर ज्वार आना चाहिए, परंतु वो भी नहीं आएगा, क्योंकि तब भी चंद्रमा कुछ आगे बढ़ जाएगा। परंतु इस 12 घंटे के बाद की अवधि में चंद्रमा लगभग इस बीच की स्थिति में होगा। यानी कि इस एक्स स्थान के घूमकर यहां आ जाने के कारण भी यहां पर वापस अप्रत्यक्ष ज्वार नहीं आएगा। तब चूंकि ये धक्का महसूस होता है पीछे की ओर, यानी इससे आधी दूरी इसको आगे और तय करनी पड़ेगी। यानी तब एक्स स्थान जब यहाँ आ जाएगा, या यूं कह दें कि जब वाई स्थान यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा प्रत्यक्ष ज्वार और यहाँ पर इस एक्स स्थान पर आएगा अप्रत्यक्ष ज्वार, और इसमें 52 के आधे यानी 26 मिनट देरी से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्थान पर यदि शाम को 5 बजे अगर प्रत्यक्ष ज्वार आया है, तो अप्रत्यक्ष ज्वार प्रातः 5:26 पर आएगा, 26 मिनट देरी से आएगा। यूं कह दें कि 12 घंटे 26 मिनट पश्चात आएगा, 12 घंटे 26 मिनट पश्चात। तो ये चंद्रमा के प्रभाव के कारण आने वाले ज्वार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार, और उनके समय के अंतर की गणना। अब हम सूर्य को भी इस गणित में शामिल करेंगे कि उसका क्या रोल है। ये सूर्य ये हमारी पृथ्वी और ये चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा की 4 स्थितियां होती है। हम इसे अगर M1 नाम दे दें, ये M2 स्थिति, M3 और ये M4। जब कभी भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा
एक सीधी सरल रेखा में होते हैं। ये स्थिति सिजिगी कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है सिजिगी। इसको हिंदी में कहा जाता है युति वियुति। जब कभी भी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में होता है तो ये स्थिति युति कहलाती है, और जब कभी भी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होगी ये स्थिति वियुति कहलाती है। यानी कि जब चंद्रमा बीच में हो युति तो उसे कंजक्शन, और जब कभी भी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होगा वियुति यानी अपोजिशन। युति की स्थिति कब होगी? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के इस भाग पर पड़ रहा है जबकि पीछे की ओर अंधेरा पक्ष है। यानी कि हमारे लिए, हम चूंकि पृथ्वी पे निवास कर रहे हैं तो हमें चंद्रमा का अंधेरा पक्ष दिखाई देगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये अमावस्या की स्थिति है। युति यानी हमारे लिए अमावस्या। और इसी प्रकार जब पृथ्वी बीच में होगी, चंद्रमा उधर होगा, तब ये वाला भाग चंद्रमा का सूर्य की रोशनी से चमकेगा, रोशन होगा, जबकि पीछे वाला भाग अंधेरा भाग होगा। हमें ये वाला उजाला पक्ष दिखाई देगा, यानी कि हमारे लिए ये स्थिति पूर्णिमा की होगी। तो ये ध्यान रखना है कि युति का तात्पर्य है अमावस्या और वियुति का तात्पर्य है पूर्णिमा। और जब कभी भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आपस में समकोण बनाते हैं, ये सूर्य के सापेक्ष समकोण बन रहा है, ये स्थिति कहलाती है समकोणिक स्थिति यानी क्वाड्रेचर, समकोणिक स्थिति। और ये स्थितियां सप्तमी अष्टमी की स्थितियां हैं। क्योंकि इस तरीके से चंद्रमा चारों ओर परिक्रमा कर रहा है तो वही अमावस्या, और उसके बाद में वही प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, फिर सप्तमी, अष्टमी, और इस तरीके से चलते चलते पूर्णिमा, फिर वही प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, और होते होते वापस अमावस्या। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। अब इस युति वियुति या अमावस्या पूर्णिमा और समकोणिक स्थिति यानी कि सप्तमी अष्टमी का ज्वार भाटे से क्या संबंध है और कैसे उसको प्रभावित करते हैं। ध्यान रखें कि जब कभी सूर्य और चंद्रमा एक ही तरफ हों तो ये पृथ्वी के सागरीय जल को पूरी ताकत से अपनी ओर खींचेंगे। यानी इस दिन आने वाला ज्वार दीर्घ ज्वार होगा। हाई टाइड भी कह सकते हैं इसे, स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। और जब कभी भी चंद्रमा उधर होगा यानी वियुति की स्थिति होगी या पूर्णिमा की स्थिति होगी, या यूं कह दें कि जब पृथ्वी बीच में होगी तो चंद्रमा पूरी ताकत से जल को अपनी ओर खींचेगा और यही जल वापस मुक्त होगा, पीछे की ओर धक्का लगाएगा और उसी जल को सूर्य अपनी ताकत से वापस खींचेगा, और इसी प्रकार ये जल का मूवमेंट चलता रहेगा। वियुति की स्थिति में भी सूर्य और चंद्रमा दोनों के आकर्षण बलों का संयुक्त योगदान है। इस दिन आने वाला ज्वार भी दीर्घ ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड कहलाता है। यानी युति वियुति की स्थिति में, दोनों ही स्थितियों में, यानी अमावस्या और पूर्णिमा, इन दोनों स्थितियों में दीर्घ ज्वार आता है। परंतु जब कभी भी सप्तमी अष्टमी होगी, चाहे वो अंधेरे पक्ष की हो और चाहे उजाले पक्ष की, दोनों ही स्थितियों में सूर्य अगर जल को इधर खींच रहा है और उसका धक्का उधर लग रहा है, और मान लो चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा इसी जल को अपनी ओर भी खींचेगा।
यानी कि इन दोनों के खिंचाव के कारण इस ज्वार की मात्रा में कमी आ जाएगी। और जब चंद्रमा उधर होगा तब भी यही होगा कि सूर्य के कारण इस जल का मूवमेंट यूं होगा और चंद्रमा के कारण इस जल का मूवमेंट ऐसे होगा, तब भी यहाँ पर अपोजिट साइड में जल के खिंचाव के कारण ज्वार के उठाव की मात्रा कम हो जाएगी। बस इसी ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं, लो टाइड या नीप टाइड, यानी प्रत्येक सप्तमी अष्टमी को लघु ज्वार आता है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि ज्वार प्रतिदिन आता है, एक प्रत्यक्ष ज्वार आता है, एक अप्रत्यक्ष ज्वार आता है, बल्कि ज्वार दिन में 2 बार आ रहा है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। परंतु जब कभी भी पूछा जाए कि दीर्घ ज्वार कब आता है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि दीर्घ ज्वार केवल युति की स्थिति यानी अमावस्या और वियुति की स्थिति यानी पूर्णिमा को आता है, और लघु ज्वार सप्तमी अष्टमी की स्थितियों यानी समकोणिक स्थितियों क्वाड्रेचर पोजीशन में आता है। ज्वार प्रतिदिन आता है, एक प्रत्यक्ष दूसरा अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट, कुछ और विशिष्ट स्थितियां हैं ज्वार के संदर्भ में, वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनके बारे में भी प्रश्न बना करते हैं। ये हमारी पृथ्वी और ये चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में 2 परिस्थितियां होती है। एक तो चंद्रमा जबकि पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक हो, इसको कहा जाता है उपभू, पेरिजी। और जबकि चंद्रमा सर्वाधिक दूरी पर हो, इसे कहा जाता है अपभू यानी अपोजी। नेचुरल है कि चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण जल को खींचने में योगदान देता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा तो वह महासागरीय जल को अधिक ताकत से अपनी ओर खींचेगा। तो नेचुरल है इस दिन आने वाले ज्वार की मात्रा कुछ अधिक होगी, और जब ये ज्वार आएगा तो इसे कहा जाएगा उपभू ज्वार। जब कभी भी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सर्वाधिक दूरी पर होगा यानी अपभू स्थिति में होगा, उस दिन ज्वार की मात्रा उपभू की तुलना में, सामान्य ज्वार की तुलना में कुछ कम होगी। बस इसे ही कहा जाता है अपभू ज्वार। यह ध्यान में देने योग्य है कि अपभू और उपभू ज्वार के आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की लगभग 29 दिन में परिक्रमा करता है। तो वो कभी 1 तारीख को नजदीक होगा, तो कभी 2 तारीख को, कभी 5 को, तो कभी 10 को। तो ये निश्चित न होने के कारण ये तय है कि प्रत्येक लगभग 14-15 दिन में एक उपभू ज्वार आएगा और दूसरा अगले पखवाड़े में पुनः अपभू ज्वार आएगा। जब कभी भी उपभू स्थिति हो उस दिन ज्वार की मात्रा कुछ अधिक होती है, क्योंकि चंद्रमा नजदीक है, उसे उपभू ज्वार कहते हैं। और जब चंद्रमा दूर होगा उस दिन ज्वार की मात्रा अपेक्षाकृत रूप से कम होगी और उसे कहेंगे हम अपभू ज्वार। इसी प्रकार सूर्य के सापेक्ष भी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। ये हमारा सूर्य और ये हमारी पृथ्वी, ये भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है और इसकी कक्षा भी दीर्घ वृत्ताकार है।
तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जबकि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक हो, और ये स्थिति कहलाती है उपसौर, पेरिलियन। और ये स्थिति प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बनती है। यानी कि उपसौर और अपसौर की तिथियां सुनिश्चित है। और इसी प्रकार पृथ्वी परिक्रमा करते हुए एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर हो, बस इसी को कहा जाता है अपसौर यानी एफिलियन। और ये स्थिति बनती है प्रतिवर्ष लगभग 4 जुलाई को। यानी इस दिन अगर पृथ्वी दूर है सूर्य से, तो सूर्य का आकर्षण बल ज्वार के दृष्टिकोण से कम प्रभावी होगा। इस दिन आने वाला ज्वार कुछ कमजोर होता है, इसे अपसौर ज्वार कहते हैं, एफिलियन टाइड। और पेरिजी टाइड जबकि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक हो। यानी एक तरह से ये वार्षिक ज्वार है। साल में एक दिन उपसौर ज्वार आता है और साल में एक दिन ही अपसौर ज्वार आता है। उपसौर ज्वार प्रतिवर्ष 3 जनवरी को और अपसौर ज्वार प्रतिवर्ष 4 जुलाई को। अब देखो, जैसा कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और इस झुकाव के कारण हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा की उत्पत्ति हुई है। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है और बीच में भूमध्य रेखा है। तो जिस प्रकार से सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, कभी वो कर्क रेखा पर चमकता है और कभी मकर रेखा पर, ठीक उसी प्रकार चूंकि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो वो कभी कर्क रेखा पर होगा और कभी मकर रेखा पर। और इसी प्रकार जिस दिन चंद्रमा यहां होगा, वो ठीक भूमध्य रेखा पर अपना प्रभाव डालेगा। और यदि यहां पर महासागरीय स्थिति है, तो ऐसी दशा में इस केवल कर्क रेखा के किसी स्थान पर चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार आएगा। इसको कर्कवृत्तीय ज्वार कहते हैं। मान लीजिए यहां पर एक्स स्थान है और ये सागर तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो चंद्रमा के कारण जो ज्वार आ रहा है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का योगदान अधिक है ज्वार भाटे के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर जो एक्स स्थान पर आने वाला ज्वार है, ये कर्कवृत्तीय ज्वार है। और जब कभी भी किसी स्थान पर कर्कवृत्तीय ज्वार आ रहा है, तो उसके ठीक विपरीत वाई स्थान पर जो अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा, वो निश्चित तौर पर मकर रेखा पर स्थित होगा। और यदि मकर रेखा के किसी वाई स्थान पर यदि चंद्रमा के कारण प्रत्यक्ष ज्वार आ रहा है, तो जिस एक्स स्थान पर अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा, वो निश्चित तौर पर कर्क रेखा पर स्थित होगा। और यदि भूमध्य रेखा पर स्थित किसी भी एक्स स्थान पर यदि प्रत्यक्ष ज्वार आ रहा है, तो अप्रत्यक्ष ज्वार वाला वाई स्थान भी पीछे की ओर भूमध्य रेखा पर ही स्थित होगा। ये विषुवत रेखीय, कर्कवृत्तीय और मकर वृत्तीय ज्वार है। कैसा लगा हमें जरूर सूचित करें। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर आप चाहें तो भूगोल हो चाहे अन्य विषय हो, समय समय पर दीक्षा परिवार की ओर से सेमिनारों का आयोजन होता है। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। आप चाहें तो उनमें भाग ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें, अपना नाम रजिस्टर्ड कराएं, और जब कभी भी ऐसा कोई सेमिनार होगा, हम आपको आमंत्रित करेंगे। इनका उद्देश्य केवल और केवल एक है कि जो भी जागरूक विद्यार्थी हैं, वो अधिक से अधिक विषयों का लाभ उठा सकें।
हमें आपका इंतज़ार रहेगा। आप संपर्क कीजिए, तुरंत फ़ोन उठाइए और हमें बताइए। थैंक यू।